ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं डॉक्टर मधुर यादव। नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा कोरोना जागरूकता श्रृंखला के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और आज के इस एडिशन के साथ मैं हूं सिद्धार्थ सिंह। श्रोताओं, कहते हैं सफर जो धूप का किया तो तजुर्बा हुआ, वो जिंदगी ही क्या जो छांव छांव चली। जी हां, जिंदगी में मुश्किलें तो बहुत आती हैं और आती रहेंगी। याद रहेगा तो बस इतना कि इन मुश्किलों के आगे हमने हार नहीं मानी और हमारा सफर इन चुनौतियों को मात देते हुए बिना रुके बिना झुके यूं ही चलता रहा। कुछ ऐसे ही हालात हैं कोरोना के इस दौर में, जहां हम एक ओर रोज संक्रमित होने वालों के आंकड़ों को देखते हैं, तो वहीं ठीक होने वाले लोगों की संख्या हमें ये सुकून देती है कि सफर में जीत हमारी होगी। श्रोताओं, कोरोना को लेकर आपके मन में चल रहे तमाम सवालों का जवाब देने के लिए हमारे आज के इस विशेष फोन इन कार्यक्रम में हमारे साथ हैं लेडी हार्डिंग्स मेडिकल कॉलेज नई दिल्ली के मेडिसिन विभाग में प्रोफेसर डॉक्टर मधुर यादव। आपका चिकित्सा के क्षेत्र में 2 दशक से भी ज्यादा का अनुभव रहा है। डॉक्टर मधुर, नमस्कार। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार जी, नमस्कार। श्रोताओं, कोरोना से संबंधित सवाल हमारे आज के एक्सपर्ट से टोल फ्री नंबर 1800-11-5767 और 011-233-14444 पर पूछ सकते हैं। आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News पर #AskAIR पर भी अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। डॉक्टर मधुर, जैसा कि कार्यक्रम का नाम है कोरोना की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, तो सबसे पहले अगर आज हम स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जारी आंकड़ों पर एक नजर डालें, तो आज एक जो सबसे राहत देने वाली बात यह है कि आज भारत में पूरे विश्व से सबसे कम मृत्यु दर दर्ज की गई है। देश में मृत्यु दर घटकर 2.15 हो गई है। कोविड-19 महामारी के कारण पहली बार लॉकडाउन के बाद ये सबसे कम आंकड़ा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि देश में अब तक 10,94,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए हैं और पिछले 24 घंटों के दौरान 36,559 लोगों के ठीक होने की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही स्वस्थ होने वालों की दर 64.52% पहुंच गई है। वहीं दूसरी ओर आज एक दिन में सबसे अधिक 57,000 से ज्यादा कोविड-19 के नए मामले सामने आए हैं, जो इसकी गंभीरता को बढ़ा देते हैं। आप पूरी स्थिति को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि जैसे जैसे हम लोग अपनी टेस्टिंग बढ़ाएंगे, हम लोग जैसे जैसे और जैसे पहले हम लोग पास टेस्टिंग की फैसिलिटी कम थी, हमने नए बड़े टेस्टिंग बनाई, तो हमारे ये पॉजिटिव केसेस की संख्या भी बढ़ेगी। पर सबसे अच्छी बात यह है कि जो वायरस की जो पहले जो जिस तरह तेज था, जिस तरह जो वायरस का आक्रामक रुख था, वो कुछ अब कम मालूम चल रहा है, क्योंकि हमारी टेस्टिंग, आइसोलेशन, टेस्टिंग और ट्रेसिंग ये सब बहुत बढ़ गई है। हम लोगों का ये एहतियात जो पहले हम लोगों ने कहा था कि आप 2 गज की दूरी रखिए, आप मास्क लगाइए, आप लगातार हाथ धोते रहिए, उससे क्या हुआ कि वायरस की जो संक्रमणता थी ना, वो थोड़ी कम हो गई और लोगों को इस एटिकेट का, इस हाइजीनिक एटिकेट का असर मालूम चलना शुरू हो गया। जी डॉक्टर मधुर, अब अनलॉक 3 भी लागू हो गया है और हमें छूट अब पहले से कहीं ज्यादा मिल रही है। अब लोगों ने जिम जाना शुरू कर दिया है, रात का कर्फ्यू समाप्त हो गया है, तो ऐसे में हमें किस तरह की सावधानियां रखनी होंगी? देखिए, मैं तो आपसे एक बात कहूंगा और मैं सब लोगों से जो सुन रहे हैं उनसे एक बात कहूंगा कि देखिए, सरकार ने अनलॉक किया है, हम लोगों को अनलॉक नहीं करना है, हम लोगों को अभी लॉकडाउन में रहना है। जब तक बहुत जरूरत ना हो आप घर से बाहर ना जाएं, जब तक बहुत जरूरत ना हो आप सब्जी लेने मार्केट में अपने आप को एक्सपोज मत करें। आपको नहीं मालूम कि अगला जो आदमी जा रहा है वो उसने मास्क लगाया है नहीं लगाया है, उसकी क्या हालत है, क्या वो इन्फेक्टेड तो नहीं है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि समाज में एसिम्प्टोमेटिक, जिनको कोई सिम्टम नहीं है, वो पेशेंट्स ज्यादा हैं, वो भी तो घूम रहे हैं, वो अपने लिए सिम्टोमेटिक लगे। यदि उनका वायरस आपको लग गया, आपको सिम्टम हो गया जी, तो साहब आप तो केस बन जाएंगे ना, आपको तो नंबर दर्ज हो जाएगा। इसलिए
एहतियात बरतने की अभी पूरी जरूरत है। और एक बात बहुत साफ है, हमको इस एहतियात के साथ ही रहना होगा अभी। जी बिल्कुल, एहतियात बरतते हुए हमें रहना होगा। ये बात और है कि अनलॉक 3 शुरू हो गया है और हमें कुछ छूट मिली है, लेकिन सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात जो डॉक्टर मधुर हमें बता रहे हैं कि हमें डिसिप्लिन में, अनुशासन में रहना होगा और बहुत आवश्यक होने पर ही हमें घर से बाहर निकलना है, अपनी हाइजीन पे ध्यान देना है। डॉक्टर मधुर, दिल्ली में सीरो सर्वेक्षण का दूसरा चरण शुरू हो गया है। शहर के विभिन्न क्षेत्रों में अगले 5 दिन तक ये सर्वेक्षण किया जाएगा। अगर हम पहले चरण की बात करें तो 27 जून से 10 जुलाई तक दिल्ली के सभी 11 जिलों में ये सर्वेक्षण किया गया था और 21,000 से ज्यादा नमूनों की जांच की गई थी और जिसमें लगभग जिसे कह सकते हैं कि 23% या 1/4 जो आबादी है दिल्ली की, ये संकेत मिला था कि वो उनके अंदर कोरोना के लिए एंटीबॉडीज मिली थी। तो आपसे ये जानना चाहेंगे डॉक्टर मधुर कि सीरो सर्वे के क्या फायदे हैं और इससे कोरोना की रोकथाम के लिए जो हम नीति या प्लानिंग करते हैं उसमें कैसे सहायता मिलती है? देखिए, ऐसा है कि जब हम सीरो सर्वेलेंस की बात करते हैं तो ये एक ना एंटीबॉडी टेस्ट है जी, जो कि बताता है कि आदमी को रिसेंट इन्फेक्शन हुआ है और इसको अभी दोबारा इन्फेक्शन नहीं होगा। टाइम पीरियड क्या है वो अभी हम बिल्कुल क्लियर नहीं कर सकते, पर ये रहता है कि हाँ, इस आदमी को इन्फेक्शन हुआ है और ये आदमी अब दूसरी बार इन्फेक्ट नहीं हो सकता है और इसको कुछ दिनों के लिए इम्यूनिटी मिल गई है। ये हमें मालूम चलता है एंटीबॉडी टेस्ट से। दूसरा जो आपने कहा कि जी, इससे क्या मालूम चलता है कि हमारा, देखिए आपने बहुत अच्छी बात अभी कही थी कि हमारी मॉर्टेलिटी रेट 2.15 है पोस्ट लॉकडाउन। इसका ये मतलब हो गया कि हमारा जो सोशल डिस्टेंसिंग का और जो हमारा मास्क पहनने का, फ्रीक्वेंट हाथ धोने का और लॉकडाउन का जो प्रोसीजर हमने अप्लाई किया था सोसाइटी में, वो अपना अब रिजल्ट दे रहा है। तो जैसे हम लोग अपने जो एहतियात बरतते जाएंगे तो ये जो मॉर्टेलिटी रेट है ये कम होगा। और देखिए, जो एंटीबॉडी टेस्टिंग ये बताता है सिंपली कि एक सोसाइटी में बहुत से लोगों का इन्फेक्शन हुआ है, इसकी वजह से वो सोसाइटी अब धीरे धीरे करके और इन्फेक्शन के लिए इम्यून हो रही है। अरे बताया, और ये मालूम चल जाता है कि इतने वाले केस में रैपिड इन्फेक्शन हुआ था। तो हमको ये इससे ज्ञान मिलता है कि आगे अगर ऐसा कभी होगा तो हम लोग इसको लॉकडाउन करके इतनी ज्यादा को फैलने से रोक सकते हैं, इस स्थिति को, ये मालूम चलता है जी। और डॉक्टर मधुर, कोरोना का पता लगाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक नई तकनीक की बात चल रही है जिसमें कोरोना पॉजिटिव और आवाज के बीच कोई लिंक एस्टैब्लिश करने की कोशिश की जाती है। आपसे जानना चाहेंगे कि ये क्या टेक्निक है? देखिए, ऐसा है कि इजराइल ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक डेवलप कर रहा है। इजराइल जो हमारा डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO के साथ मिलकर, जिसमें लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज भी एक सेंटर है। इनके काफी सेंटर हैं, उसमें लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज भी एक सेंटर है। इसमें इन लोगों ने क्या किया है कि एक तरफ से एक सस्पेक्टेड पेशेंट आता है या एक व्यक्ति आता है टेस्ट कराने के लिए। उसका पहले तो वो कहते हैं, एक कंटेनर देते कि आप इसमें अपना स्पूटम दे दीजिए, अपना सलाइवा इसमें स्पिट कर दीजिए। दूसरा क्या करते हैं कि वो जैसे कि RT-PCR करते हैं, ऐसे आपको नेज़ोफेरिंग से वो सैंपल लेते हैं RT-PCR के लिए। और तीसरा वो आपकी वॉइस रिकॉर्डिंग करते हैं। वो ये देखते हैं कि क्या कोरोना इन्फेक्टेड पेशेंट में जिसको कोविड इन्फेक्शन हुआ, क्या उसकी वॉइस में कुछ चेंज आता है, क्या उसके किसी सिलेबल में कुछ चेंज आता है। बाद में इन सारे रिजल्ट्स को एनालाइज करके वो हम इस नतीजे पहुंचना चाहेंगे कि जैसे कहते हैं ना कि अगर साहब आपकी कुछ सुनने की शक्ति में कुछ, आपको टेस्ट में कुछ ऑल्टर हुआ तो कोरोना हो सकता है। वैसे कहते हैं साहब ये वर्ड अच्छी तरह नहीं सुन पा रहे, हो सकता है इसको कोरोना हो। तो इस तरीके से इसको डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस सारे प्रोसीजर में मैं बताना चाहूंगा आपको, केवल 10 मिनट से भी कम लगते हैं। आप जाइए वो करके आप वापस आ जाइए। तो ये बात
तो डॉक्टर मधुर, इस तरह के जो टेस्टिंग फैसिलिटीज हैं जिसमें हम आवाज के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ ये जो हो रहा है काम, ये हम कहाँ जाके करा सकते हैं? ये दिल्ली में एक दो जगह हो रहा है। एक तो हमारे लेडी हार्ट में हो रहा है, क्योंकि मैं वहां पर हूँ तो हम लोग को मालूम है जी। वहां पर हो रहा है। आप जाइए और देखिए कि काफी सेंटर्स में भी हो रहा है। आप जाइए और रजिस्टर कराइए और 10 मिनट के अंदर वो आपके सारे टेस्ट करके आप बाहर कर देते हैं। तो इससे अच्छा रहता है कि सोसाइटी में काफी लोगों से जब ये नमूने मिल जाते हैं तो उसको असेंबल करने में, उसको एनालाइज करने में बड़ा फायदा होता है। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी डॉक्टर मधुर आपने दी। तो अगर किसी को भी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आपकी आवाज के जरिए अगर ये पता लगाना हो कि आपके अंदर कोरोना है या नहीं है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण पहल लेडी हार्डिंग्स मेडिकल कॉलेज के द्वारा की जा रही है और आप जाके इस जांच को करा सकते हैं। और इस बीच डॉक्टर मधुर, बहुत सारे कॉलर्स हमसे जुड़ रहे हैं और पहला फोन कॉल हमें किया है पुणे से सी मूर्ति जी ने। हेलो मूर्ति जी, नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जी मूर्ति जी, अपना सवाल पूछिए। हेलो जी मूर्ति जी, हम आपको सुन पा रहे हैं, अपना सवाल पूछिए। सर, थोड़ा सा आवाज बढ़ा सकते हैं तो अच्छा रहेगा। जी लो लेवल पे आ रहा है आपका। जी, हम आपको सुन पा रहे हैं, आप अपना सवाल पूछिए। हाँ, मुझे आपका आवाज थोड़ा सा लो आ रहा है, थोड़ा बढ़ा सकते हैं तो अच्छा बात। हाँ ठीक है, आप बोलिए, हम आपको सुन पा रहे हैं। हाँ जी। सर, अभी तो आकाशवाणी को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि काफी जानकारी लोगों के बीच में बांट रहे हैं ये कोविड के बारे में। और डॉक्टर साहब को नमस्ते सर। नमस्कार। मैं एक पूछना चाहता था, सपोज एक व्यक्ति को कोविड हो गया है और वो मतलब कोविड व्यक्ति से इंटरेक्शन आ गया है उनका, और उस व्यक्ति को बाद में पता चला कि कोविड हो गया है, लेकिन वो व्यक्ति तीसरा व्यक्ति को जब संक्रमित करते हैं तो वो इंक्यूबेशन पीरियड कब होती है, उनका कितने दिन का होती है, और वो इंक्यूबेशन पीरियड में कौन सा दिन से कौन से दिन तक वो ज्यादा खतरनाक फैलने का खतरा कब रहता है? जी डॉक्टर मधुर, बहुत ही अच्छा सवाल इन्होंने किया है कि अगर कोई एक व्यक्ति जो कोरोना पॉजिटिव है उससे कोई दूसरा व्यक्ति अगर संक्रमित हो जाता है तो उसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है, वो क्या टाइम पीरियड होता है और कौन सा वो समय होता है जब उसके अंदर सबसे ज्यादा जो वायरल लोड है वो होता है या लक्षण सबसे ज्यादा आ जाते हैं? मूर्ति जी, आपका बहुत बढ़िया प्रश्न है। देखिए, ऐसा है कि इन्फेक्शन 5 to 14 डेज के लिए कहा जाता है कि 5 से लेके जब आप किसी के कॉन्टेक्ट से आते हैं उसके बाद से लेके 5 से 14 दिन तक का पीरियड होता है, जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है, जिसमें कि आप चांसेस होते हैं कि इन्फेक्ट होने के। पर देखा यह गया है कि जो इंफेक्टिविटी होती है उस पेशेंट के द्वारा वो 14th डे तक रहती है। लोगों का ये आभास होता है कि इन्फेक्शन हो गया, मेरे आज 4 दिन हो गए, 5 में टेस्ट करा लिया, कोविड पॉजिटिव है। नहीं, जब तक कि उसका बुखार ठीक हो जाने के बाद भी जब हम लोग होम आइसोलेशन का जो पीरियड बताते हैं 14 डेज का, वो इसीलिए बताते हैं सर कि पेशेंट घर में जाकर 2 हफ्ते के लिए अपने आप को आइसोलेट कर लेगा। पहले तो ये कहते थे कि 2 हफ्ते बाद दोबारा टेस्ट कराएगा तो वो नेगेटिव आएगा, जो 2 नेगेटिव है तो हम करेंगे, तो अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन ये है कि जो वायरल शेडिंग होती है वो वायरल शेडिंग बहुत चीज पर डिपेंड करती है कि उसका वायरल लोड कितना था, प्लस उसका खुद का आरटीपीसीआर टेस्ट में टोटल कितनी साइकिल्स थी कि वो पॉजिटिव हुआ, इसी हिसाब से उसका वायरल शेडिंग भी होती है। तो ये मान के चलते हैं कि वो जो 15 डेज का पीरियड होता है वो इन्फेक्टिव होता है, तो आदमी को उससे बचना चाहिए। जी, और इसके बाद हमारे पास अगले कॉलर हैं अरुण जी, यवतमाल महाराष्ट्र से हमें कॉल कर रहे हैं। अरुण जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हाँ जी सर जी, मैं पूछना चाहता हूँ, ये सारी है, सारी और कोविड-19 में सिम्टम सेम होते हैं क्या, और इनका इलाज भी सही का होता है क्या? देखिए, सारी जो होता है ना वो एक टर्म है। कोविड अलग, कोविड का मतलब होता है कि कोविड इन्फेक्शन है, ठीक है, और जो सारी जो है वो सिम्टम है, सारी होता है सब एक्यूट रेस्पिरेटरी इनसफिशिएंसी, लगा एकदम सांस फूलना, जब सांस फूलना शुरू होता है, अचानक शुरू होता है, सैचुरेशन कम हो जाता है, बहुत ज्यादा सांस फूलता है, साइनोसिस अपीयर हो जाती है,
ये होती है सारी। और जो कोविड-19 होता है ये तो इन्फेक्शन है। हाँ, ये है कि जो कोविड-19 का एक मैनिफेस्टेशन जो होता है मॉडरेट टू सीवियर टाइप का, वो सारी में होता है। तो दोनों एक नहीं है, अलग अलग है। सारी के तो बहुत से कारण हो सकते हैं, बहुत कारण हो सकते हैं। आपको पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो गया, आपको एक्यूट एक्सपोजिशन सीओपीडी ब्रोंकियल एस्मा का हो गया, वो अलग बात है। लेकिन कोविड के साथ जो होता है वो भी सारी होता है। तो ये दो अलग अलग बिल्कुल एक लक्षण है। सब एक्यूट रेस्पिरेटरी इफिशिएंसी अपने आप में एक लक्षण है जो बहुत सारी बीमारियों की वजह से आपके अंदर डेवलप हो सकता है, जबकि कोरोना एक बीमारी है और उस बीमारी में एक लक्षण सारी भी हो सकता है। जी डॉक्टर मधुर, आगे हम बढ़ते हैं, रुख करते हैं बिहार का, जहां से हमारे साथ भागलपुर से जुड़ चुके हैं राकेश जी। राकेश जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार सर, मेरा सवाल ये है कि क्या सांस के माध्यम से भी कोरोना वायरस बॉडी से बाहर आ सकता है? जी डॉक्टर साहब ये पूछना चाहते हैं कि क्या सांस के माध्यम से जब हम एक्सहेल करते हैं तो क्या कोरोना का वायरस शरीर के बाहर आकर दूसरे को इन्फेक्ट कर सकता है क्या? देखिए, ऐसा है कि सांस के माध्यम से नहीं आता है, वो ड्रॉपलेट के माध्यम से आता है। जब आप खांसते हैं या कुछ करते हैं तो जो बलगम होता है और आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो वायरस होता है वो उसमें मिक्स होकर बाहर आता है, सांस के द्वारा नहीं आता है। ये सांस द्वारा नहीं, ये ड्रॉपलेट के द्वारा फैलता है, फोमाइट्स के द्वारा आता है। तो फिर भी अब तो कहते हैं कि आप हमेशा मास्क लगा के रखिए, खांसने पर छींकने पर हमेशा आप अवॉइड कीजिए ताकि ये फोमाइट जनरेशन ना हो पाए और ये वायरस ना फैलने पाए। जी, तो ये आपने जिस तरह से बताया कि सांस के द्वारा ये जो वायरस है ये नहीं फैलता, बल्कि जब तक किसी न किसी तरीके से जो ड्रॉपलेट्स है वो इन्फेक्शन है ये। और डॉक्टर साहब जैसे अगर हम सरफेस की बात करें तो सरफेस से कितना इन्फेक्शन के चांसेस रहते हैं? सरफेस से जैसे कि अब देखिए, जब भी ये जो फोमाइट्स होते हैं ये गिरते हैं, तो गिरने के बाद किस सरफेस पर ये गिरता है डिपेंड करता है उसमें कितनी देर में ये खत्म होता है। जैसे कि अगर ये गिर गया, सोचिए आपके किसी ड्राई सरफेस पर गिर गया जहां बहुत गर्मी है, तो हो सकता है इन्फेक्टिविटी 2 घंटे की हो। किसी गीली चीज पर पड़ गया जहां पर ये बहुत देर से पड़ा रहा, वहां पर हो सकता है 1 दिन की हो, 3 दिन की हो। जैसे लोग कहते हैं अलग अलग होता है, सब कार्डबोर्ड पे इतना टाइम है, वैक्स पे इतना टाइम है, वो होता है। लेकिन मैं ये सब श्रोताओं को बताना चाहूंगा, ये वायरस क्या है। ये वायरस ऊपर एक हल्की सी कोटिंग है जो कि वसा की है, लिपिड की है, फैट की है, उसके अंदर एक जेनेटिक मटेरियल पड़ा हुआ है। अब ये जो कोटिंग है, ये कोटिंग ऐसे तो जाती नहीं है। हम लोग कहते हैं, आपने सुना होगा साहब, हाथ धोइए आप 20 सेकंड 40 सेकंड तक। हाथ धोने से जो आपका जो साबुन है उसमें ये फैटी एसिड डिजॉल्व हो जाता है, और जैसे डिजॉल्व होता है तो जो न्यूक्लिक एसिड है ना, उसकी कोई औकात नहीं। आपने करा वो खत्म हो, डिसइंटीग्रेट हो जाती है, खत्म हो जाती है। ऐसे ही अल्कोहल से आप रब करते हो, खत्म हो जाती है। तो इसके अकेले कुछ नहीं। हाँ, रखा रहा, डिहाइड्रेट हो गया तो अब इसमें अपनी कैपेसिटी नहीं कुछ कर सके। ये तो जब ऊपर सेल के अंदर जाता है, एक्टिवेशन हो, तभी कुछ करता है, अपना कुछ नहीं। इसीलिए हम लोग कहते हैं फ्रीक्वेंट हाथ धो, सरफेस को पोंछते रहो, अपने पास सैनिटाइजर रखो, उससे हाथ धो लो आप, ये बात। जी डॉक्टर साहब, और इसके बाद अब हम रुख करना चाहेंगे चूरू राजस्थान का, जहां से हमारे साथ जुड़ चुके हैं ओम प्रकाश जी। ओम प्रकाश जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। ऐसा है कि जैसे 77 एज है मेरा जी, और वे कुछ गेस्ट आ जाते हैं, वो मास्क नहीं लगाते हैं, अचानक आ जाते हैं, तो उसके लिए मुझे क्या साधन रखना चाहिए हम लोगों को घर में? जी डॉक्टर मधुर, ये बहुत अहम सवाल है कि वरिष्ठ जन जो हैं वो अपना ध्यान कैसे रखें। पहली चीज तो ये है, सीनियर सिटीजन है, 77 साल की उम्र है। दूसरी बात ये है कि जब सामने वाले ने मास्क ना लगाया हो तो उस कंडीशन में हमें अपना बचाव किस तरीके से करना है? देखिए जी, ऐसा है, आपने तो बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है। और भारत में सामाजिक व्यवस्था कुछ इस तरीके की है कि घर आए मेहमान जो होता है भगवान होता है। जी डॉक्टर साहब, तो भगवान जी से तो कह नहीं सकते मास्क लगा लो, तो हमको खुद ही मास्क लगाना चाहिए। और एक बात बहुत साफ है, किसी लेवल पर आपको उनसे कहना पड़ेगा कि भाई
पहली बात तो आप घर ना आए, और यदि बहुत जरूरत है तो आप मास्क लगा के आए जी। आप उनको बात में कहेंगे, कैसे कहेंगे, वो आपके ऊपर है, क्योंकि इस बीमारी का इलाज ही प्रिवेंशन है, बाकी कोई इलाज नहीं। जी। और डॉक्टर मधुर, हमारे देश के कई हिस्सों में एक मुहिम चलाई जा रही है, रोको और टोको, जिसमें जिन लोगों ने मास्क नहीं लगाया है या जो लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, हम उन्हें रोकते हैं, उन्हें टोकते हैं और उन्हें बताते हैं। और एक कैंपेन ये भी चल रही है कि एक मास्क एक जिंदगी, क्योंकि जब आप मास्क लगाते हैं तो किसी और की जिंदगी को बचाते हैं, अपनी तो बचाते ही हैं। तो यहाँ पे इस चीज को समझना पड़ेगा कि मास्क हमारे अपने प्रोटेक्शन के लिए है। और शायद यही बात है कि जब हम किसी चीज को अपनाते हैं और दिल से अपनाते हैं, अगर हम मास्क लगा रहे हैं, उस मास्क को अगर हम दिल से अपना के लगाते हैं कि ये हमारी खुद की सेफ्टी के लिए है, तो उससे कहीं ना कहीं एक इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है। फिर हम उसे कभी क्रिटिसाइज नहीं करते, और जैसे ही मास्क लगाते हैं उसको क्रिटिसाइज करना शुरू करते हैं कि हमारी सांस फूल रही है, हमें ये प्रॉब्लम आ रही है, तो शायद वो प्रॉब्लम बढ़ जाती है। आप क्या कहेंगे डॉक्टर मधुर? देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही कि हम जब किसी चीज को अपना लेते हैं तो हम उसके बारे में कभी हम उससे हमें जो परेशानी होती है उसका जिक्र नहीं करते, कभी जिक्र नहीं करते। देखिए, ऐसा है कि हमको अब इस बीमारी के साथ तो जीना पड़ेगा जी, क्योंकि जिन लोगों ने इस चीज को नहीं समझा था, उन लोगों ने इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगता। हमारे यूरोपियन कंट्रीज इस बात के उदाहरण हैं, वहां हुआ। तो हम लोगों को टोकना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, स्ट्रिक्ट होकर इस बात को फॉलो करना पड़ेगा। ये घर से बाहर निकलने पर मास्क बहुत जरूरी है। आप घर पे आए हैं, आप मास्क लगा के आएंगे, आप आए हैं, हम भी मास्क लगाएं, क्योंकि हमको भी आपसे बचना है और आपको हमसे बचना है। और एक बात मैं और बताना चाहूंगा, जो हमारे पहले वाले उसमें श्रोतागण ने कहा था कि देखिए 77 ईयर्स के हैं, आपको विशेष प्रिकॉशन की जरूरत है कि आप अपने घर में छोटे बच्चे जब कोई आए तो कोशिश करें कि उससे ज्यादा इंटरेक्शन ना करें, क्योंकि छोटे बच्चे से भी इंफेक्शन ज्यादा होगा। उसको तो कुछ नहीं होगा जी, आपको ज्यादा होने की उम्मीद, उसको भी ज्यादा होने की उम्मीद है, इसलिए थोड़ा सा बचाव रखें। जी डॉक्टर मधुर, ये भी कहना चाहेंगे कि जो घर का सबसे बड़ा सदस्य होता है, जैसा कि उन्होंने कहा कि हम सीनियर सिटीजन हैं, तो उनकी बात सब लोग मानते हैं। तो आप उसको, जो बड़े होने का आपका दायित्व है, उसको निभाइए और अपने से छोटे लोगों को ये सीख दीजिए कि वो मास्क लगाएं या सभी दिशा निर्देशों का पालन करें। जी। और डॉक्टर मधुर, अब हम रुख करेंगे मध्य प्रदेश का, जहां से हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजेश जी नरसिंहपुर से। राजेश जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जी नमस्कार, आदरणीय डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। मैं राजेश मेहमा सिंहपुर बड़ा से बोल रहा हूँ, और मेरा प्रश्न ये है जी कि बाजार में तरह तरह के मास्क उपलब्ध हैं, और जो डिजाइनर मास्क उपलब्ध हैं, तो क्या ये कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए उपयुक्त है? जी डॉक्टर मधुर, ये बहुत ही अहम सवाल है कि तरह तरह के मास्क इस समय अवेलेबल हैं मार्केट में, पर किस तरह के मास्क का हम प्रयोग करें, और जब भी हम मास्क खरीदने जाएं तो किन बातों का ध्यान रखें, और मास्क लगाने के एटिकेट्स क्या हैं? देखिए, ऐसा है कि मैं आपको कुछ बातें बहुत मोटी बताता हूँ जी। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी एक बार कहा था कि आप घर पर हैं या आप ऐसी जगह हैं तो आप अपना अंगूठा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप किसी भी रुमाल से भी अपना नाक ढक सकते हैं। इसका मेन आइडिया ये है कि अगर हम इन्फेक्टेड है तो दूसरे को ना करें, और अगर दूसरा है उससे हमको ना हो। अब ये बात है कि हम कौन सा मास्क लगाएं। मार्केट में जो मास्क आते हैं, तो एक जो 3 प्लाई वाले, जिसके अंदर 3 लेयर होती है मास्क की, वो भी ठीक होता है। और आप अपने घर में कपड़े का मास्क बना सकते हैं, 3 लेयर का अच्छा सा, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको धो भी सकते हैं। और देखिए, जब तक कि आप किसी ऐसे एरिया में ना जाएं जो कि इन्फेक्टेड है, तब तक N95 जैसे मास्क की जरूरत नहीं होती है। N95 महंगा मास्क होता है, उसकी कोई इतनी जरूरत नहीं होती। हाँ, यदि आप किसी कंटेनमेंट जोन में जा रहे हैं तब आप N95 वाला मास्क लगाएं और तब जाएं, नहीं तो कोई जरूरत नहीं। बिल्कुल। और डॉक्टर मधुर, सरकार के भी दिशा निर्देश अब आ चुके हैं कि जो N95 मास्क हैं उससे आप तो बच सकते हैं, लेकिन उसमें जो रेस्पिरेटर है उससे सामने वाले को इन्फेक्शन का ज्यादा खतरा होता है। ज्यादा खतरा होता है, जी हाँ।
और अब हम रुख करेंगे राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार, इन सब जगहों के बाद गुजरात का, जहां से हमारे साथ जुड़ चुके हैं बनासकांठा से भूप सिंह। हेलो भूप सिंह जी, नमस्कार। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार जी भूप सिंह जी, अपना सवाल पूछिए। ग्राम गांधी तालुका पालनपुर जिला बनासकांठा गुजरात राज्य में भूप सिंह बोल रहा हूँ जी, बताइए। मैं कह रहा हूँ कि अपने 100 नोट का, 200 नोट, 500 नोट, 2000 नोट का कोरोना वायरस फैला सकते हैं? जी आवाज आई नहीं जी। हाँ, ये पूछना चाह रहे हैं कि करेंसी से या नोट से कोरोना वायरस संक्रमण फैल सकता है क्या? देखिए, ऐसा है कि अगर कोई इन्फेक्टेड आदमी उसको छूकर देता है, हाँ फैल सकता है। इसमें तभी तो डिजिटल प्लेटफॉर्म का आजकल इस्तेमाल बहुत ज्यादा हो रहा है कि आपको नोट छूने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे तो ये है कि यदि आपको ऐसा कोई नोट मिलता है तो कई आपने बड़ी दुकान देखा होगा कि आप उनको नोट देते हो, वो नोट एक तरफ रख देते हैं, आपको खुले पैसे दूसरी तरफ देते हैं। उस नोट को वो लोग अल्ट्रावायलेट लाइट में रखते हैं या फिर गरम प्रेस करते हैं उसके ऊपर। ये तरीका है जब कोई इन्फेक्शन सोसाइटी में बहुत ज्यादा होता है और आपको खतरा होता है कि पता नहीं अगला आदमी इन्फेक्टेड है कि नहीं इन्फेक्टेड है, इसलिए बेटर है कि आप डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज करें। जी, डॉक्टर साहब ने सलाह दी है कि हमें डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज करना है, हमें ई पेमेंट्स ज्यादा से ज्यादा करना है। और इस बीच हम हमारे पास बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं, लेकिन डॉक्टर साहब हमारे पास समय थोड़ा सा कम है कि हम सारी कॉल्स को ले सकें। और आपसे चलते चलते ये जानना चाहेंगे कि वो कौन सी एहतियात है जिसे हमारे श्रोता, अगर हम आपसे पूछें 1 मिनट में आप हमें बताएं कि वो क्या सावधानियां हमें रखनी चाहिए। देखिए, ऐसा है, मैं तो ये कहूंगा कि हमको अब इस बीमारी के साथ जीना है। हम एडिक्वेट सोशल डिस्टेंसिंग, 2 गज की दूरी और मास्क लगा के रखें और अपने हाथ अगर हम कहीं बाहर जाते हैं तो सैनिटाइजर से धोएं या सिंपल साबुन से धोएं, और किसी चीज को छूते हैं उससे धोएं। और जब तक जरूरत ना हो अपने आपको लॉकडाउन में ही रखें। बहुत जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलें और कोशिश करें कि बहुत ज्यादा इंटरेक्शन लोगों से ना करें, क्योंकि हो सकता है कोई पॉजिटिव हो, आपको इन्फेक्शन हो जाए। और जिनके भी रिस्क फैक्टर्स हैं, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, उसे कंट्रोल करने की कोशिश करें और नियमित आहार करें, एक्सरसाइज करें और सब कुछ ठीक रहेगा। जी बिल्कुल। और डॉक्टर साहब आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जैसा कि आपने बताया कि बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो हाइपरटेंशन में हैं या हार्ट डिजीज या किडनी डिजीज के जो पेशेंट्स हैं, कोरोना के डर से वो अपना जो रेगुलर फॉलोअप होता है, चेकअप होता है, वो नहीं करा रहे हैं किसी डर से, तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं एक बात कहूंगा कि अब गवर्नमेंट ने धीरे धीरे अनलॉक डाउन शुरू किया है, तो अब ओपीडी वगैरह खुलने शुरू हो गई, डॉक्टर वगैरह देखने शुरू हो गए हैं। फिर भी आप एक काम कर सकते हैं, आप अपने निकट डिस्पेंसरी में दिखा लीजिए। और सरकार ने जो ये टेलीमेडिसिन शुरू करी है, उसके तहत आप वहां जाके डॉक्टर साहब से बात कर सकते हैं, बता सकते हैं कि आपका ये ट्रीटमेंट चल रहा था और अब ये हो गया। आपको वहां भी जो भी स्पेशलिस्ट बैठे हैं वो आपको सलाह देंगे। बहुत महत्वपूर्ण बात डॉक्टर साहब आपने यहाँ पे बताई है टेलीमेडिसिन की। और समय हमें अब इजाजत नहीं दे रहा कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। डॉक्टर मधुर, आप कोविड-19 के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़े और आपने श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर दिया। आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। धन्यवाद। श्रोताओं, आज के अंक में बस इतना ही। चलते चलते आपसे यही कहेंगे कि कोरोना से जंग में अपना हौसला यूं ही बनाए रखिए, क्योंकि हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। आप स्वस्थ और सुरक्षित रहिए, इसी कामना के साथ दीजिए मुझे अनुमति। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह।
इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे डॉक्टर मधुर यादव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।